नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और जो हमारी यात्रा है वो पूर्व मध्यकाल और गुलाम वंश तक आ गई है। तो यदि आप लोगों ने मेरा पीछे का लेक्चर 5 तक नहीं देखा है तो बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं 25-30 मिनट के, तो आप लोग इसको देख लें। और ये इसलिए देख लें क्योंकि यहाँ मैंने उन प्रश्नों को उठाया है कि जो जिनकी बहुत संभावना है कि इस बार परीक्षा में आए। साथ ही साथ आपको यहाँ से संभावित प्रश्न के साथ वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो आपको परीक्षा में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप बहुत कन्फ्यूज होकर गलत करते हैं। तो उसको भी मैंने यहाँ क्लियर करने का प्रयास किया है। तो पीछे के भी जो लेक्चर्स हैं बहुत ही लाभदायक हैं, तो आप लोग उसको देखिए। और चलिए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहे हैं कि देखिए, टेस्ट सीरीज जो आप सभी जान रहे होंगे कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है वो बहुत करीब आ चुका है। और इसके लिए सारी समृद्धि टीम भी जो है प्रयास कर रही है। और हमारा ये प्रयास है कि आपको जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से चीज़ों को कराया जाए। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है, जो बैच नंबर 4 है, वो शुरू हो गया है और आप लोग इससे जल्दी से जुड़िए। अभी इसकी फीस मात्र 799 रुपये है। बाद में ये फीस बढ़ जाएगी तो आप लोगों को लगेगा कि सर फीस बढ़ा दिए, तो अभी जो है इसका लाभ लें और जुड़े। और अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। और इसमें जो है हम प्रीलिम्स का जितने भी उसमें टॉपिक है उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो प्रयास रहेगा उसमें हिंदी, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ों को एक जगह आपको करके दे ताकि आपका डेली प्रैक्टिस होता रहे। और जो परीक्षा में 2-4 नंबर से आप रह जाते हैं वो चीज़ें ना हो, तो ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इससे आप लोग जुड़िए। चलिए अब आज का जो हमारा प्रश्न है उसे देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? अष्टांग संग्रह, आयुर्विज्ञान, 10 रूपक, नाट्यकला, मिताक्षरा, संस्कृत नाटक, महाभाष, व्याकरण। आपको इसमें बताना कि कौन सा इसमें जो है वो सम्मिलित नहीं है, सुमेलित। ये रचनाएं हैं, ये विषय हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। देखिए, कमेंट सभी को करना है, सभी कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। देखिए, अष्टांग संग्रह जो है वो आयुर्विज्ञान से संबंधित है, 10 रूपक जो है वो नाट्यकला से संबंधित है, और महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। मिताक्षरा जो है वो संबंधित नहीं है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए, जो मिताक्षरा है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिताक्षरा क्या है, वो याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इसी पर विज्ञानेश्वर की टीका है। मतलब मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की टीका है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। मतलब ये धर्मशास्त्र, मिताक्षरा जो है वो धर्मशास्त्र से संबंधित है। अष्टांग संग्रह के रचनाकार वाग्भट्ट है। देखिए, हम यहाँ रचनाकारों के बारे में ही बताए हैं, जो कि बहुत ही संभावना है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता भी है। तो अष्टांग संग्रह के रचनाकार वाग्भट्ट हैं, जो आयुर्वेद ज्ञान से संबंधित हैं। फिर 10 रूपक के रचनाकार धनंजय हैं। देखिए, रचना है 10 रूपक, इसके रचनाकार धनंजय हैं, जो मुंज राज के सभासद थे। यह नाट्य कला से संबंधित रचना है। मतलब जो धनंजय है वो किससे संबंधित है? वो मुंज राज के सभासद थे और यह नाट्य कला से संबंधित है। महाभाष की रचना महान दार्शनिक पतंजलि ने की थी और यह व्याकरण ग्रंथ है। मतलब जो महाभाष की रचना जो पतंजलि ने की थी वो व्याकरण ग्रंथ है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा व्याख्या आप लोग देखिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, द्रोण एक माप था, बताइए। द्रोण एक माप था तरल वस्तुओं के लिए, कीमती धातुओं के लिए, अनाज के लिए, ऊंचाई के लिए। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं।
द्रोण एक माप था, आप सभी कमेंट करके बताएं। तरल वस्तुओं के लिए, कीमती धातुओं के लिए, अनाज के लिए, ऊंचाई के लिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, अनाज के लिए। चलिए इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें कि द्रोण जो है वो अनाज मापने की एक इकाई थी। इसके अतिरिक्त अनाज मापने के लिए बाट, प्रस्थ, खारी आदि का भी प्रयोग किया जाता था। देखिए द्रोण की बात तो मैंने कर ली कि द्रोण क्या था, लेकिन कभी बाट तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर प्रस्थ के बारे में पूछे कि प्रस्थ क्या था और खारी, तो ये भी जो है अनाज मापने का वो एक तरीके से मापक होता था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, द्रोण, प्रस्थ, बाट और खारी ये सभी जो है अनाज मापने की ही इकाई होती थी, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से अश्वमेध कर्ता शासक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए अश्वमेध कर्ता शासक कौन से हैं? समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष। निम्न कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, सी 1 2 3 सही है, उपयुक्त सभी। आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सही होगा। अश्वमेध कर्ता समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, हर्ष। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम और पुलकेशिन प्रथम, इन तीनों ने ही किया था, लेकिन हर्ष जो है वो अश्वमेध यज्ञ करता नहीं है। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था। देखिए समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम खुदा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यही पूछा जाता है कि कौन से शासक का सिक्का जो है अश्वमेध पराक्रम का है, तो किसका है? समुद्रगुप्त का। मतलब अश्वमेध पराक्रम से संबंधित सिक्का समुद्रगुप्त का है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। देखिए अब प्रवरसेन जो फर्स्ट थे, इन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 4 कराए थे। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो पुराणों से मिलती है। देखिए समुद्रगुप्त का तो सिक्के से मिलती है, क्योंकि अश्वमेध पराक्रम का सिक्का प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जो प्रवरसेन प्रथम है इसकी जो जानकारी मिलती है वो पुराणों से मिलती है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बादामी के चालुक वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। देखिए पुलकेशिन प्रथम के बारे में एक फैक्ट ये भी जान लीजिए कि जो बादामी के चालुक्य थे, तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, जिसने सत्याश्रय तथा रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है किसने सत्याश्रय या रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी, तो वो पुलकेशिन प्रथम था। और पुलकेशिन प्रथम कौन था? तो वो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। योम अश्वमेध वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया था। और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया था। और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग को बताना कि वाजपेय यज्ञ क्या होता था। अश्वमेध तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वाजपेय यज्ञ के बारे में पूछे, तो आप लोग बताइए कमेंट करके। जबकि हर्ष ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। देखिए इसी वंश का आगे भी एक शासक आता है, पुलकेशिन द्वितीय, और उसको मैंने पिछले क्लास में बताया है। तो पुलकेशिन द्वितीय क्यों महत्वपूर्ण है, आप लोग के लिए ये भी होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। ये हमारे समीक्षा अधिकारी का जो अभी मैंने स्टार्टिंग में सूचना दी है, ये एक बार फिर से आप लोग देख लें। और आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप लोगों को जो सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, 2 4 6 क्वेश्चन से रह जाता है। तो 2 4 6 क्वेश्चन से जिनका रह रहा है उसके लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए उनकी जानकारी में कमी नहीं है, वो पैटर्न को समझ रहे हैं, वो वहां तक बहुत करीब तक पहुंच रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अभ्यास नहीं होने की वजह से कुछ ऐसे प्रश्न वो गलत करके आ जाते हैं कि जो एग्जाम के से निकलने के बाद वो खुद ही माथा पकड़ लेते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मतलब वो बाहर हो जाते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अभ्यास नहीं होता, वो रिवीजन नहीं करते हैं।
तो टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके पढ़े हुए चीज़ों का रिवीजन कराने का। तो यहाँ तो हम आपके पढ़े हुए चीज़ों का रिवीजन करा ही रहे हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, हिंदी, सारी चीज़ों की भी आपको यहाँ हम जानकारी दे रहे हैं। मतलब हर समीक्षा अधिकारी का एक तरीके से कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। तो आपको जो है वो यहाँ से बहुत सहूलियत मिलेगी, और इसका फीस भी बहुत कम है, 799 रुपये मात्र है। तो कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है, तो आप लोग इससे जुड़िए। और चूंकि इस बार सीटें बहुत अच्छी हैं और ये जल्दी जल्दी फाइनल भी होगा, तो अगर 6-7 महीना में आपको एक अच्छा पद लेना है, अधिकारी बनना है, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन उल्लेख करता है। देखिए पहले तो आप लोग यही देखिए कि मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता कौन है, तो महेंद्र वर्मन है। एक फैक्ट तो आपको यहीं से मिल गया। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा डीप जाके पूछ रहा है कि यह जो उल्लेख है, ये जो प्रहसन है मत्स्य विलास प्रहसन, इसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है? शाक्तों एवं कापालिकों का, बौद्धों एवं कापालिकों का, ब्राह्मणों एवं कापालिकों का, शैवों एवं कापालिकों का। आपको इसमें बताना है कि ये ग्रंथ किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। सभी को कमेंट करते रहना है। मत्स्य विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन द्वारा जो रचित है, 4 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है कि बौद्धों एवं कापालिकों का। देखिए अब जो है परीक्षा पैटर्न है थोड़ा सा बदल गया है, आप लोग भी परीक्षा देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा वो डीप जाके पूछ रहा है। तो हमारा भी प्रयास है कि जो स्तर यूपी कमीशन का है, स्टेट कमीशन अब जहाँ से पूछ रहे हैं, अभी बिहार भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से प्रश्न आया है, तो आप लोग भी अब थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की आदत डालिए कि हर चीज फैक्ट से नहीं काम चलेगा। फैक्ट की महत्व तो है। फैक्ट देखिए स्टेट कमीशन में, अब तो यूपीएससी में भी बहुत से फैक्ट पूछने लगा है, तो फैक्ट तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। यदि आप मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन है, इतने से काम नहीं चलेगा, वो किस विषय वस्तु से संबंधित है, अब इसकी भी आपको जानकारी रखनी होगी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखिए। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन बौद्धों एवं कापालिकों का उल्लेख करता है। मतलब इसमें बौद्ध और जो कापालिक हैं, जो शैव धर्म से संबंधित है, उनका ये उल्लेख करता है। यह संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है जिसमें मदिरा के नशे में धुत एक कापालिक की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इसमें होता क्या है कि एक कापालिक है जो अतिशय शराब का सेवन कर लिया, और वो उसकी जो हरकतें रहती हैं, तो एक तरीके से ये धार्मिक कट्टरपना रूढ़िवादित्व का, इसमें कहा भी है कि ये धार्मिक आडंबरों का भी कटाक्ष किया है। तो ये जो उस समय धार्मिक जो विकृतियां उभर करके आ गई थी, चाहे वो बौद्धों में है या कापालिकों में है, उन सबों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। किसमें? मत्स्य विलास प्रहसन। और प्रहसन है तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ व्यंग्य होगा ही, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब एक तरीके से उन पे कमेंट किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। त्रिकोणीय संघर्ष 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। इस संघर्ष में अंततः राष्ट्रकूटों को सफलता प्राप्त हुई। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1-2 दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सही होगा। सभी कमेंट करके बताइए। 5 नंबर। 1 सही है, 2 सही है, 1-2 सही है और कोई नहीं सही है। 10 सेकंड दे रहे हैं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर केवल 1 बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए हर्ष के मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। आप सभी जानते होंगे कि जब हर्ष की मृत्यु हुई, जो हर्ष का जो एक तरीके से कैपिटल तो नहीं कह सकते, वो तो थानेश्वर से संबंधित था, लेकिन चूंकि जब उसकी बहन जो कन्नौज से संबंधित थी, और कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि वो कन्नौज आकर के शासन करता है, और हर्ष के समय कन्नौज जो है वो एक तरीके से पूरे साम्राज्य का केंद्र बिंदु बन जाता है। तो जब हर्ष की डेथ होती है तो वो चूंकि कन्नौज बहुत शक्तिशाली हो चुका रहता है, और उस पर आधिपत्य के लिए, मतलब एक तरीके से हर्ष की विरासत को पाने के लिए
3 बड़ी शक्तियां जो है वो संघर्ष करती हैं। उसमें कौन कौन से हैं? पाल हैं, गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है। ये तीनों शक्तियां आपस में लड़ती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इन तीनों शक्तियों का जो युद्ध हुआ वो 2 4 6 साल नहीं, कई 100 साल हुआ, मतलब 100 साल से ज्यादा का समय हुआ। और इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन सफल हुआ था? प्रतिहार सफल हुए थे, न कि राष्ट्रकूट सफल हुए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ये पूछा जाए कि इसमें अंतिम रूप से कौन सफल हुआ, तो अंतिम रूप से इसमें सफलता जो है वो प्रतिहारों को मिली थी, न कि राष्ट्रकूटों को। और जो 3 पक्ष थे वो तो पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे ही। तो चलिए, चूंकि यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए मैंने इसको कराया है, इस प्रश्न को। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है, देखिए फवाजिल आप लोग जोड़ ही रहे होंगे कि फवाजिल समझ रहे होंगे। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी वसूली। आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो फवाजिल का अर्थ है। 6 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। 6 नंबर सभी लोग कमेंट करके बताइए। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ। और यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही दे देगा कोई एक शब्द और उसका अर्थ पूछेगा। हर बार पूछ रहा है, तो हमारा भी ये प्रयास है कि कुछ हम भी करवाएं ताकि आप लोग एग्जाम में कंफर्ट जोन में रहें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। और सल्तनत काल में प्रत्येक इक्तादार को कुछ भूभाग आवंटित की जाती थी, जिसे इक्ता कहा जाता था। मतलब कुछ भूभाग जो थे वो आवंटित किया था, जिसे इक्ता कहा जाता था। इस भूभाग से होने वाली आय से इक्तादार अपना वेतन एवं सैन्य खर्च पर व्यय करता था। और इस खर्च के अतिरिक्त जो राशि बच जाती थी वो उनको जो है वो केंद्रीय कोष में जमा कराना पड़ता था, सरकारी खजाने में। और यही फवाजिल का अर्थ है। तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, 7 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के तांबे का टंका एवं चांदी का जीतल था। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर लाइन में आपको जानकारी दी गई है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइए आप लोग इसमें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो सही है कि इसमें जो है गलत कौन सा है, तो ये जो है ये गलत है। देखिए इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, ये एकदम सही बात है। और मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये पूछा गया है कि जो मंगोल नेता जो चंगेज खान है वो किसके शासनकाल में आया था, तो वो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में आया था। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सल्तनत काल में 2 व्यक्ति जो हैं वो अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं। एक तो जो है इल्तुतमिश ही है कि जो लाहौर में रहती है उसको जो है ला करके दिल्ली लाते हैं। एक मोहम्मद बिन तुगलक करता है, वो कहाँ से कहाँ करता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के देखिए, तांबे का टंका नहीं था, तांबे का जो था वो जीतल था और चांदी का जो था वो टंका था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें तो यही व्याख्या ही है, सारी चीजें मैंने बता ही दिया कि सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका, ये टंका होगा,
और तांबे का जीतल था, जिसका प्रारंभ इल्तुतमिश ने कराया था। देखिए इसके प्रारंभकर्ता के बारे में पूछा जाए तो इसको भी इल्तुतमिश ने ही कराया था, और इसने राजधानी दिल्ली से लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ये तो हो ही गया। चलिए ये सूचना तो आप लोगों को पता ही चल गया है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? देखिए नहीं है या है पे भी बहुत ध्यान रखना है। आप लोग बताइए कि कौन सा जो कथन है वो बलबन के संबंध में सही नहीं है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है इसमें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है, क्योंकि देखिए नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये तो एकदम सही है, वो कहता ही है। और तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, एकदम सही बात है, क्योंकि जो तुर्कान चहलगानी का जो गठन हुआ था इल्तुतमिश के समय में, जिसे दल चालीसा भी कहा जाता था, तो और ये सब उसी के सदस्य भी थे। लेकिन एक समय के बाद लगा कि यार ये खतरा उत्पन्न कर रहे हैं हमारी ही सत्ता के लिए, इनका प्रभाव समाप्त करता है। और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 तक था बलबन का। देखिए ये उलूग खां की उपाधि उसको किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने उसको जो है उलूग खां की उपाधि दी थी। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। इसका जो राजत्व का सिद्धांत वो किससे प्रेरित था? तो फारस के राजत्व से प्रेरित था। वो अपने आप को फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ता भी है, और ऐसा क्यों करता है? तो वो अपनी कुलीनता साबित करने के लिए। बलबन चूंकि ये दास था, तो जब कोई दास अगर उस सत्ता के केंद्र पे जाता है तो अपनी वैधानिकता प्रदान करने के लिए कि लोग उसको समझे, तो ये प्रयास है। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है, और सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा, देखिए मैंने पीछे ही बताया है कि तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा को समाप्त कर दिया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था। देखिए बंगाल एक सूबा था जो बलबन के अधीन था, बलबन के शासन के अधीन था। उसके जो सूबेदार थे वो तुगरिल खां थे, और उसने जो है एकमात्र विद्रोह किया था 1279 ईस्वी में, जिसे बलबन ने दबाया और विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था, जो सल्तनत काल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इक्तादारी व्यवस्था। अब उस व्यवस्था क्या थी उसके बारे में तो यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है। तो उसको जो है प्रचलन जो है वो बलबन ने नहीं करवाया था, वो इल्तुतमिश ने करवाया था, और यही जो है ऑप्शन में आपके गलत हो जाएगा। सेकंड लास्ट है हमारा, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि आपने पीछे देखा होगा अभी मेरी व्याख्या, तो मैंने बताया ही है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसका उत्तर जो है वो बलबन ही है। और इसका थोड़ा सा व्याख्या आप लोग देखें कि बलबन ने अपने साम्राज्य में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था। उसने सिजदा, पाबोस को लागू किया एवं नौरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ किया। उस पर ईरानी परंपराओं का व्यापक प्रभाव था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिजदा, पैबोस और नौरोज की जो प्रथा है उसका प्रचलन किसने किया था? तो वो बलबन के द्वारा ही किया गया था, और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आइए, अगला प्रश्न हमारा जो है लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजा दंत दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह कहाँ मनाया था? मान्यखेट, गिरनार, उज्जैन, नासिक।
अंतिम प्रश्न है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। मान्यखेट, गिरनार, उज्जैन, नासिक। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा उज्जैन। देखिए, राष्ट्रकूट राजा दंत दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह उज्जैन में मनाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 736 ईस्वी में किसने की थी? तो दंत दुर्ग ने की थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दंत दुर्ग द्वारा किया गया था। हिरण्यगर्भ या गर्भदान या महादान का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। इस जो महादान का उल्लेख कहाँ है? तो मत्स्य पुराण में है। इस दान का आयोजन सिंहासनारोहण के समय क्षत्रियोत्तर स्थिति प्राप्त करने के अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों एवं प्रजा को दिया जाने वाला श्रेष्ठ दान था। तो ये बहुत है कि हिरण्यगर्भ जो दान या महादान था वो किससे संबंधित था, तो ये इसकी व्याख्या भी है, इसको भी देख लीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं तक है, इसको तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और ये हमारे करंट अफेयर्स की क्लासें हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो इसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।